तो चलिए आज पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिविक्स का चैप्टर 6 है ये सबसे आसान चैप्टर है। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना, आपको अपने आप को एक पॉलिटिकल लीडर मान लेना है, उसके हिसाब से इमेजिन करते हुए चले जाइए, सारा चैप्टर आपको इजी लगेगा। ठीक है, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, इनको डिफाइन करिए। तो सिंपल सी बात है, जो कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं, किस लिए? इलेक्शन लड़ने के पर्पज से और गवर्नमेंट बनाने के पर्पज से। तो वो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो यही अपने आप को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बात। ये छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन है, 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं बेटा। तो उसमें क्या क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट मतलब समझिए, ये भी एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। बताइए कौन सा कंपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है या कौन सा है। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, पॉलिटिकल पार्टी किन किन लोगों से मिलकर बनती है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसमें एक लीडर जरूर होगा, लीडर होगा, साथ में एक्टिव मेंबर्स होंगे और उसके फॉलोअर्स होंगे। सिंपल सी बात है, यही 3 कंपोनेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हेडिंग लिखी हुई है, पार्टीशियन। पार्टीशियन मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है, जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर वो काफी कट्टर रहते हैं, बीजेपी वाले समर्थक जो होते हैं कि बीजेपी को ही फॉलो करेंगे चाहे जो हो जाए। उसी तरह सपा वाले जितने भी हैं सपा को ही फॉलो करेंगे। तो इस तरह के व्यक्ति को पार्टीशियन कहा जाता है। ठीक है, जो पार्टी के लिए मतलब एकदम प्योर भक्त होता है पार्टी का, उसे सिंपल सा ये कह सकते हो। देखिए एक छोटी लाइन से डेफिनेशन भी याद रखिएगा, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन पार्टनरशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इश्यू। ठीक है, सिंपल से एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा बेटा, पूछी जाती है ये। अब उसके आगे देख लीजिए बेटा, क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या क्या होते हैं, पूछा जाता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये। सबसे पहला फंक्शन क्या है बेटा? इलेक्शन लड़ना, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाना, ठीक है, देश के लिए नियम कानून पॉलिसीज वगैरह सब बनाते हैं ये, गवर्नमेंट रन करते हैं। अब जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती है तो अपोजिशन में बैठती है, अपोजिशन का भी रोल प्ले करती है। बहुत सारे रेजोल्यूशन वगैरह लॉन्च करती है ये पॉलिटिकल पार्टीज। वेलफेयर स्कीम्स, लोगों की भलाई वाले काम करती है। और शेप पब्लिक ओपिनियन, मतलब जैसा जनता चाहती हो उसके हिसाब से कार्य देश के लिए करती है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अब उसके बाद देखिए अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है बेटा। तो सिंपल सी बात है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली वो सिंपल सी बात है अपोजिशन कहलाएगी। जिसको मेजोरिटी मिल गई, मेजोरिटी मतलब क्या होता है, सपोज करिए 400 सीट पे इलेक्शन है, 400 सीट में से 250 प्लस सॉरी इसका 50% से ज्यादा जिसके पास सीट होगी वो मेजोरिटी पार्टी कहलाएगी। तो 50% से ज्यादा सीट मतलब 400 का 50% से ज्यादा कितना हो जाएगा बेटा? तो 201 सीट। ठीक है, तो जिसके पास भी 201 सीट आ जाएगी वो मेजोरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी, वही सरकार बनाएगी। और जिसके पास 201 सीट से कम सीट होगी वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। वो सरकार नहीं बना पाएगी लेकिन उसका भी रोल गवर्नमेंट में रहेगा। सिंपल सा याद रखिएगा। तो एक लाइन की डेफिनेशन याद रखिएगा, द पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजोरिटी सीट्स। सिंपल सी बात है, अपोजिशन क्या होती है? जिसको मेजोरिटी सीट नहीं मिलती है। मेजोरिटी का मतलब समझ में आ गया, जिसको 50% प्लस 1 सीट से ज्यादा मिली हो वो मेजोरिटी सीट्स हैं। ठीक है आगे देखिए बेटा, ये क्या करती है? जो रूलिंग पार्टी होती है, मतलब जिसने सरकार बना रखी होती है, उसको फोर्स करते हैं कि आप प्रॉपरली वर्क कीजिए। मतलब ये नजर रखते हैं रूलिंग पार्टी के ऊपर, कमियां निकालते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तभी तो वो हाईलाइटेड रहेंगे पोजीशन वाले। अगली बार हो सकता है उनको गवर्नमेंट बनाने का चांस मिल जाए। ठीक है, और ये लोग फोर्स करते हैं इनको कि जो भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रोमिसेस वगैरह किए थे उन सबको पूरा करें। ठीक है, ये पॉलिटिकल जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है उसका मेन फंक्शन यही होता है। वो मेनली जो भी गवर्नमेंट बनाई है पार्टी उसके ऊपर पूरी तरह से नजर रखती है बस। जो भी बिल वगैरह पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं उसमें भी अपोजिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कोई बिल में गलती हुई तो उसको सुधार करने के लिए कहता है, बिल का विरोध करता है अगर सही ना हुआ तो इस तरह से कोई भी बिल या लॉ बनना होगा तो उसका उसमें को भी पास करने में अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अपोजिशन पार्टीज के पास थोड़ी बहुत पावर्स भी होती हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वैसे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के पास भी थोड़ी बहुत पावर्स होती हैं। ठीक है और
सबसे लास्ट पॉइंट देखिए बेटा क्या है, इनका मेन काम क्या है, ओवरऑल मेन मोटो है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी कमियां निकालना, उसको क्रिटिसाइज करना, हर जगह पे उसको डिमोरलाइज करना, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना, तभी तो वो हाईलाइटेड रहेंगे, न्यूज में रहेंगे और अगली बार उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द मेन ड्यूटी ऑफ द अपोजिशन पार्टी इज टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह है उनको क्रिटिसाइज करना ही इनका मेन वर्क है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? चलिए आगे चलते हैं। इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि फंक्शन बताइए पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आई होप सभी को ध्यान रहेगा। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत क्यों है, नेसेसिटी पूछ रहा है। ठीक है, वो फंक्शन हो गया। अब हमें बतानी है पॉलिटिकल पार्टी अगर ना हो तो हमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। तो सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी का एक पिलर है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज होने के कारण ही हम लोगों को वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिल जाती हैं कैंडिडेट्स के केस में, कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है ये हम लोग देखकर डिसाइड करके उसको वोट दे सकते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, सपोज करिए सिर्फ एक ही लीडर होगा तो उसी को सब कोई वोट देगा, कोई बेनिफिट है ही नहीं, फिर डेमोक्रेसी एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी वो। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का होना कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो देख लीजिए पहला पॉइंट ये लिखा है, दे गिव अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस ऑफ कैंडिडेट इन इलेक्शंस। ये ज्यादा से ज्यादा वैरायटी देते हैं कैंडिडेट्स की। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है बेटा, गवर्नमेंट का अपोज करती है। अभी हमने देखा था अपोजिशन का काम यही तो था। ठीक है, कन्वे द पब्लिक ग्रीवेंसेस टू द गवर्नमेंट। जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसको सरकार को बताती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ये भी करती हैं। दे इन्फॉर्म द पीपुल अबाउट द वर्किंग ऑफ द रूलिंग पार्टी। जनता को बताती हैं कि जो सरकार है वो क्या कर रही है। यही तो है, चिल्लाते हैं आके मीडिया में कि देखिए सरकार ये कर रही है, आप लोगों के लिए गलत काम कर रही है। ठीक है, तो जो अपोजिशन वाले होते हैं, वो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो सरकार के कार्यों पर नजर रखती हैं, उन्हीं का मेन काम है। ठीक है, यही पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक लिंक की तरह काम करती है, मतलब जोड़ने का काम करती हैं पब्लिक और गवर्नमेंट को। ठीक है, सरकार को और आम आदमियों को जोड़ने का काम कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज करती है। ठीक है, आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी से सरकार बनाती हैं और सरकार चलाती हैं। ठीक है, दे फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट। वही पॉलिसीज बनाती हैं जब गवर्नमेंट में होते हैं, तो देश के ऊपर वही रूल करते हैं, डेवलपमेंट इंश्योर करते हैं देश का कि ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो सिंपल सा ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या निकला कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज जितनी भी हैं वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सिंपल सा एक बेसिक फंडा है, ध्यान रखिएगा। आप खुद देख लो, सरकार नहीं बनेगी अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, और सरकार नहीं बनेगी तो देश को कंट्रोल कौन करेगा, पॉलिसीज कौन बनाएगा। ये सारी चीजें बिना पॉलिटिकल पार्टीज के पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, एक फंक्शन दूसरा नेसेसिटी, इन पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं बेटा, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम। जो देश हैं, कुछ देशों में वन पार्टी सिस्टम है और कुछ देशों में टू पार्टी सिस्टम है और कुछ देशों में मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे हमारा इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम में आता है। वन बाय वन तीनों के बारे में डिस्क्रिप्टिव हम जानते हैं। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, जहां पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को ही परमिशन है कि वो इलेक्शन लड़े, गवर्नमेंट बनाए। एग्जाम्पल के लिए चाइना, चाइना में देख लीजिए सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, आप दूसरी नहीं बना सकते वहां पे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। और ये जो वन पार्टी सिस्टम है ये डेमोक्रेसी के लिए तो अच्छा नहीं है, इस तरह से तो डिक्टेटरशिप हो गई, और किसी को मतलब पर्टिकुलर इलेक्शन लड़ने का पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करके गवर्नमेंट बनाने की कोई चांसेस नहीं है इसमें। ठीक है, तो वन पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए बेटर ऑप्शन नहीं है। टू पार्टी सिस्टम देखते हैं, तो टू पार्टी सिस्टम में आपको समझ में आ गया होगा कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होगी, मात्र दो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। ठीक है, उन्हीं में से कोई एक सरकार बनाएगा और इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर ट्रांसफर होती रहेंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देख लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इन दो जगह पे टू पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। ठीक है, दो पॉलिटिकल पार्टीज मेन है। आप लोग देख लीजिएगा, एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पॉलिटिकल पार्टी कहाँ है, यूएसए में है, लेबर पार्टी, और एक रिपब्लिक पार्टी यूके में है। ठीक है, इस तरह से मात्र दो पॉलिटिकल पार्टीज के पास ही राइट होता है इलेक्शन लड़ने का, बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज के पास राइट नहीं होता है। तो इसको भी डेमोक्रेसी का एक बेटर फॉर्म नहीं कहेंगे। मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे दो पॉलिटिकल पार्टीज से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हो और जिनको फ्रीडम हो, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, आप भी पॉलिटिकल पार्टी बना के इलेक्शन लड़ सकते हैं, बस
क्राइटेरियाज को फुलफिल करिए। 25 एज से प्लस होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरियाज आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो इस पॉलिटिकल पार्टी में 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं ताकि वो पावर में आ सकें। ये ध्यान रखिएगा। अपने इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। कितनी पार्टीज है? मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। किसके पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक है। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या है? तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे देश में इलेक्शन को कंडक्ट कराने की, चाहे एमएलए का हो चाहे एमपी का हो। सांसद विधायक का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। ये 3 मेंबर बॉडी है, मतलब टोटल 3 लोग हैं इसमें बस। ठीक है। ओवरऑल यही पूरे देश में चुनाव करवाते हैं हर 5 साल में। ठीक है, याद रखिएगा। कहीं ना कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम बेटर फॉर्म ऑफ है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट डेमोक्रेसी एक बेटर वे से परफॉर्म कर पाती है क्योंकि ये लोगों के आइडियाज डिलिब्रेशन के हिसाब से काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी सबको पसंद ना आए तो दूसरी अपना लो, दूसरी भी ना पसंद आए तो तीसरी अपना लीजिए आप। ठीक है, अगला देखिए बेटा, अलायंस और फ्रंट, ये क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ आ जाती हैं इलेक्शन लड़ने के पर्पज से और जीतने के पर्पज से, तो इसे ही बोलते हैं अलायंस। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, याद रखिएगा, अभी इलेक्शन लड़ने के पर्पज से आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन लड़ने के बाद गवर्नमेंट बनाने वाले ग्रुप को अलग कुछ कहेंगे। ठीक है, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, कोएलिशन कहते हैं उसे। अभी इलेक्शन लड़ने के पर्पज से 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ आ गई हैं। ठीक है, ताकि वो जीत पाए, इसे ही कहते हैं अलायंस। 2 पावरफुल अलायंस है आपके इंडिया में, एक का नाम है एनडीए, ठीक है, जिसको बीजेपी लीड करती है, और दूसरे का नाम है यूपीए, जिसे कांग्रेस लीड करती है। ये दोनों क्या है? अलायंस है बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एनडीए एंड यूपीए। आप लोगों को एनडीए का अगर फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज देख लेते हैं। तो हमारे इंडिया में 2 ही तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कहलाती है, दूसरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कहलाती है। ठीक है, चाहे स्टेट हो चाहे नेशनल हो, दो के दोनों इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होती है। मतलब इलेक्शन कमीशन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर्ड करता है, एक ट्रेडमार्क देता है, एक सिंबल देता है। आप देख लीजिए सपा एसपी, ठीक है, जो अखिलेश यादव की सरकार है, ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में आती है, तो इसके पास अपना खुद का सिंबल है साइकिल। ठीक है, उसी तरह से आप बीजेपी देख लीजिए, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इसका अपना खुद का सिंबल है कमल का फूल। ठीक है, तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए, अब सबसे पहले देखिए, अगर आपको एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो आप कैसे बन सकते हो? तो सिंपल सी बात है, आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन मतलब समझिए, जैसे उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, भारत में पता है ना आपको टोटल 28 स्टेट है, उसमें से यूपी एक स्टेट है। ठीक है, तो इस स्टेट में जो मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर बनता है, सीएम, तो ये जो सीएम के लिए चुनाव होता है इसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो स्टेट वाइज इलेक्शन होते हैं इसमें याद रखिएगा एमएलए बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? एमएलए, इसे बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में कहा जाता है इन्हें विधायक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यूपी के पर्टिकुलर स्टेट वाइज जो इलेक्शन होते हैं जिससे सीएम बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? सीएम बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जिससे सीएम बनाए जाते हैं वो एमएलए का इलेक्शन स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लड़ा जाता है। उसमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी लड़ती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये क्राइटेरिया समझ में आ गया ना, एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। ठीक है, अब देखिए, आपको स्टेट इलेक्शन में या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में 6% वोट चाहिए होगा टोटल। मान लीजिए आपके यूपी में कितने लोग रहते हैं? 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, 100 लोगों में से मात्र 6 वोट आपको चाहिए होगा। आप स्टेट पॉलिटिकल पार्टी अगर बनना चाहते हो तो 100 में से 6 वोट मिल जाए, पहला क्राइटेरिया है, फुलफिल करना है। तो आपके यूपी की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 6% वोट आपको चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। ठीक है, आपके कैंडिडेट हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 6% वोट चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 सीट्स आपको जीतनी होंगी, मतलब 2 एमएलए, 2 विधायक आपके पास होने चाहिए जो इलेक्शन लड़ेंगे। आप देख लो, यूपी में टोटल एमएलए की कितनी सीट है, कोई बताएगा? अभी ध्यान दे लीजिए, बाकी आप देखिएगा बाद में। 403, 403 सीट है। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी में एमएलए की 403 सीटें हैं, इसमें से मात्र 2 सीट आपको जीतनी होगी।
और टोटल 6% वोट चाहिए होगा आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये दो क्राइटेरियाज आप फुलफिल कर देते हो किसी भी इलेक्शन में, तो आपको स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब आइए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, सपोज करिए आपको बनना है, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए देखिए नेशनल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें लोकसभा इलेक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लोकसभा इलेक्शन। तो ये लोकसभा के जो मेंबर्स जीतते हैं इनको क्या कहा जाता है बेटा? एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। याद रखिएगा, एमपी बोलते हैं इनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में सांसद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सांसद। दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये सांसद जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, तो पूरे भारत के अंदर सांसद के इलेक्शंस होते हैं एमपी के, और इन्हीं एमपीज के द्वारा आपके प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री देश के। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है लोकसभा इलेक्शन, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको पूरे देश में 543 सीट्स हैं लोकसभा की, 543 सीट्स हैं, ध्यान रखिएगा। लोकसभा की टोटल कितनी सीट्स हैं? 543 सीट्स हैं, ठीक है। तो 543 सीट्स हैं लोकसभा की जिन पे इलेक्शंस होते हैं। अब इसी 543 सीट्स में जो इलेक्शंस होंगे उसमें आपको मात्र 6% वोट चाहिए होगा, पहला क्राइटेरिया। अगर लोकसभा के इलेक्शंस में आप 6% वोट ले आ लेते हो, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही बेटा, पूरे भारत की जितनी पॉपुलेशन है वोट देने वाली, उसमें से मात्र 6% आपको चाहिए, वोट मिला हो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। या फिर अगर ये पहला क्राइटेरिया आपसे फुलफिल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पूरे भारत में आप 6% वोट नहीं ले आ पाते हो, कोई दिक्कत नहीं। 6% वोट चाहिए असेंबली इलेक्शंस में। अभी जिससे विधायक वगैरह बना रहे थे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन कितने स्टेट में? 4 स्टेट में। चारों स्टेट में 6% वोट आपको असेंबली इलेक्शन में मिलना चाहिए। तो अगर आप पहला क्राइटेरिया पूरे देश में आप 6% वोट नहीं ले आ पा रहे हो लोकसभा इलेक्शन में, तो असेंबली इलेक्शन में मतलब एमएलए वाले इलेक्शंस में आप 6% वोट ले आ लो, लेकिन टोटल 4 स्टेट में ले आना है, सिर्फ एक स्टेट में नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको नेशनल पार्टी बनना है, टोटल 4 स्टेट में आपको 6% वोट एमएलए वाले इलेक्शंस में चाहिए होगा। और ध्यान दीजिए, इन दोनों में से एक क्राइटेरिया फॉलो करना है आपको, या तो पहला क्राइटेरिया फॉलो करिए या तो दूसरा क्राइटेरिया, मतलब पूरे देश में 6% वोट ले आइए, या टोटल 4 स्टेट में 6% वोट ले आइए असेंबली इलेक्शंस में, ठीक है। या और उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है कि कम से कम 4 सीट्स आपको एमपीज की, मतलब आपके पास 4 सांसद होने चाहिए। कितने? 543 में मात्र 4 ही तो चाहिए, 543 सांसद होते हैं, उसमें से 4 सांसद आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जीते हुए होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये दो क्राइटेरियाज आप फुलफिल कर देते हो तो सिंपल सी बात है, आपको नेशनल पार्टीज का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। आपके लिए एक स्पेशल सिंबल अलॉट किया जाएगा, आपको सारी चीजें फैसिलिटी, जितनी भी इलेक्शन कमीशन फैसिलिटी दे सकता है वो सारी आपको देगा। देखो छोटा सा डिफरेंस चार्ट है नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज में, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में। तो मैंने जो अभी पीछे समझाया वही यहाँ पे है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ओवरऑल पूरे देश में प्रेजेंट होती है। देखो, प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल फेडरल यूनिट ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन मतलब देश होता है यहाँ पे, फेडरल यूनिट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस तरह से कह सकते हो। देखो, और स्टेट पार्टीज क्या होती हैं? जो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में प्रेजेंट हो। लिखा है प्रेजेंट इन फ्यू फेडरल यूनिट्स। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2019 तक का डाटा है आपके पास। एक पॉलिटिकल पार्टी इसमें नहीं है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, वो ध्यान रखिएगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है अभी आपका। देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। दूसरी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। तीसरी, भारतीय जनता पार्टी। चौथी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पांचवी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। छठी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और सातवीं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो टोटल ये 7 आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक भारत में है, मात्र 7 ही हैं। तो वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। इन 7 के बारे में एक वन बाय वन इन पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। टोटल 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, मतलब समझो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए इन्होंने या तो पूरे देश में 6% वोट जीता होगा और 4 सांसद होंगे, या तो 4 स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन में 6% वोट जीता होगा और 4 सांसद होंगे इनके पास, ठीक है। तो आसान है क्राइटेरिया, ये सिंपल सा। चलिए, अब सबसे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को देखिए, AITC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये कब बनी थी बेटा? 1 जनवरी 1998 को बनी थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कि ये पॉलिटिकल पार्टी बनी कब थी? 1 जनवरी 1998 को। किसने बनाया था? ममता बनर्जी ने। ये सामने आप फोटो देख सकते हो,
ये ममता बनर्जी है। ठीक है, इस पार्टी का सिंबल क्या है बेटा, तो ये देख रहे हो फ्लावर 2 ठो और ग्रास नीचे, ठीक है, फ्लावर एंड ग्रास। ठीक है, इस पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, इन स्टेट्स में है। मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ब्रांचेस हैं ओवरऑल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज याद रखिएगा बेटा, ये कब बनी थी और इसके लीडर कौन है और प्लस सिंबल कौन सा है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अगली पार्टी पे आ जाते हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पे। तो ये बीजेपी कब बनी थी बेटा, 1980 में बनी थी। याद रखिएगा। हाँ, सॉरी, देखिए, तो बीजेपी 1980 में बनी थी। तो ये किसको ज्यादा वैल्यू देती है बेटा, सोशियो रिलीजियस वैल्यूज, मतलब हिंदुत्व पे बढ़ावा देती है, हिंदुत्व को फोकस करती है। सोशियो रिलीजियस वैल्यूज ऑफ इंडिया मतलब कल्चर पे, इंडिया के कल्चर को फोकस करती है। ठीक है, इंडिया में हिंदू रिलीजन सनातन धर्म को प्रमोट करती है ये ध्यान रखिएगा। बीजेपी याद रखिएगा जनता दल से बनी है, एक पुरानी पार्टी हुआ करती थी 1951 में जो बनी थी जनता दल। ठीक है, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था 1951 में, उससे ही बीजेपी बन के आई है। तो 1980 में बीजेपी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी, याद रखिएगा। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में स्टार्टिंग से लेकर अब तक जंग चल ही रही है, आप देख ही रहे हो। बीजेपी जिस अलायंस को लीड करती है उसका नाम क्या है, एनडीए है। ये देख लीजिए, बीजेपी के फाउंडर की फोटो, जनता दल को बनाया था फिलहाल इन्होंने, इनका नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और बीजेपी का सिंबल आप सभी जानते हो, लोटस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बीजेपी के बारे में बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना आपको। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, जिसे बीएसपी बोलते हैं। ठीक है, तो बीएसपी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, बीएसपी रिप्रेजेंट करती है ओबीसी, एससी एंड एसटी को। वो बोलती है कि हम इन ग्रुप्स के लिए हैं पर्टिकुलर, मतलब स्पेशली ये जो बैकवर्ड क्लास है इसको रिप्रेजेंटेशन देने का काम बीएसपी करती है। ठीक है, वो कहती है कि हम बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो देखिए, बीएसपी कब बनी थी बेटा, 1984 में बनी थी। मेनली काशीराम के द्वारा बनाई गई थी और बाद में इसको लीड किया किसने, मायावती ने, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बीएसपी की आइडियोलॉजी किसको फॉलो करती है बेटा, साहू महाराज को, महात्मा फूले को फॉलो करती है, पेरियार रामास्वामी नैकर को फॉलो करती है। याद रखिएगा, इनकी आइडियोलॉजी पे ये बीएसपी पार्टी चलती है। इसका सिंबल एलिफेंट, हाथी, नीला हाथी आप देख रहे हो, ये है कांसीराम जी। ठीक है, मायावती को सबने देख ही रखा होगा, नहीं देखा होगा तो गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है भारत की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, तो सीपीआई कब बनी थी बेटा, 1925 में बनी थी। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी छोटी सी, ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं ये दिख रहे होंगे आपको, इनका नाम है एम एन रॉय। ठीक है, ये एक बार रशिया घूमने गए थे, तो रशिया में वो समय लेनिन की गवर्नमेंट थी, तो लेनिन की गवर्नमेंट से काफी ज्यादा ये इंस्पायर हुए और लेनिन उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ही रशिया में बना रहे थे। तो जब वहां से लौट कर आए तो इन्होंने भारत में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी बना डाली। ठीक है, तो किसके विचारधारा बनाई, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आप सबने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नाम की बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सोसाइटी के बारे में बताया था, सोसाइटी की कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज के बारे में बताया था, और उन्होंने कहा था एक सोशल रिफॉर्म करना चाहिए, सोसाइटी को चेंज करना चाहिए और सब कुछ पब्लिक होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, कुछ भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए। ये मार्क्सिज्म फिलॉसफी थी। तो यहाँ पे ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म पे बनी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेकुलरिज्म को भी फॉलो करती है और डेमोक्रेसी को भी। तो सेकुलरिज्म क्या होता है बेटा, मतलब धर्मनिरपेक्षता, सारे धर्म सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना, और डेमोक्रेसी का मतलब समझते ही हो, ऐसी सरकार जो गवर्नमेंट जनता के द्वारा बनाई जाए। ठीक है, और ये किसको अपोज करती है बेटा, कम्युनलिज्म को और सक्सेशनिज्म का। अब इसका मतलब क्या है, कम्युनलिज्म मतलब क्या बेटा, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं, उस तरह के दंगों का विरोध करती है ये। और जो उत्तराधिकारी चलता है, जैसे कांग्रेस में आपने देखा था जवाहरलाल नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद करंट टाइम पे देखिए सोनिया गांधी, तो इस तरह से एक परिवार चला आ रहा है, तो परिवारवाद के खिलाफ हैं ये लोग। ठीक है, अब अगला देखिए, इट बिलीव दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी helps the interest of farmers, the working class and poors। वो किसके जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो किसकी हेल्प करेगी बेटा, किसानों की मदद करनी चाहिए उसको, वर्किंग क्लास की मदद करनी चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, अब सीपीआई का सिंबल देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक सिक्कल है, और कुछ ये आपके वीट के कुछ आप कह सकते हो उनको, ये सिंबल है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए,
अच्छे से इसको समझ लीजिएगा बेटा, ये सिंबल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। अगले पे आ जाइए बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, ये दूसरी पार्टी है जो सीपीआई से ही बनी है, ठीक है। 1964 में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी सीपीआई से टूटकर, अलग होकर, ठीक है। ये भी एज यूजुअल आइडियोलॉजी सेम ही है इनकी भी, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। हाँ, इसमें एक नई चीज ऐड होती है सीपीआईएम में, सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। और ये किस चीज का अपोज करते हैं, इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ये साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। कम्युनलिज्म मतलब समझते ही हो आप लोग, सांप्रदायिकवाद को, जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं उसका विरोध करते हैं, प्लस इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद का, साम्राज्यवाद मतलब समझिए किसी भी प्रकार का कोई साम्राज्य नहीं बनना चाहिए, जैसे मोनार्की टाइम पीरियड पे था वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब अमीरों का पूरा विरोध करते हैं ये लोग। ये सपोर्ट किसका करते हैं बेटा, फार्मर्स का, एग्रीकल्चर लेबर्स का और इंटेलिजेंशिया का, मतलब क्या, बुद्धिमान लोगों का, ठीक है। इनका सिंबल देख लीजिए, सिक्कल, हैमर एंड स्टार, ठीक है। तो ये इनका सिंबल है, ध्यान रखिएगा सीपीआई एम का। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, सीपीआई से ही सीपीआईएम बनी है। अगली देखिए बेटा, नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसका नाम एनसीपी है, ये कब बनी थी बेटा, तो 25 मई 1999 को, किसके द्वारा, शरद पवार, पीए संगमा एंड तारिक अनवर, तीन लोगों ने मिलकर बनाई थी इसको, ठीक है। ये तीनों कांग्रेस से निकाल दिए गए थे, तो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी, ठीक है, याद रखिएगा। एनसीपी मेजरली एक्टिव है किस स्टेट में बेटा, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसकी आइडियोलॉजी याद रखिएगा, डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोसाइटी में इक्वलिज्म चाहती है, मतलब इक्वालिटी आनी चाहिए, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म एज यूजुअल, ठीक है। इसकी आइडियोलॉजी को अपने दिमाग में रखिएगा। अब आगे आते हैं, एनसीपी के बारे में देख लीजिए, किनारे शरद पवार है और ये सिंबल है जो आपकी अलार्म क्लॉक है, उसी तरह का इनका सिंबल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, सबसे पहली पार्टी जो भारत में बनी थी, आजादी से पहले बनी थी ये पॉलिटिकल पार्टी ये भी। तो इसको याद रखिएगा कब बनी थी, 1885 में। बनाने वाले कौन है, तो ये देख लीजिए इनकी फोटो, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, एओ ह्यूम याद रखिएगा बस, आपको और कुछ नहीं याद रखना है इसमें, ठीक है। आप आजादी के बाद ये पहली मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग के 5 इलेक्शन जो आजादी के बाद हुए उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन जीतता आया, कांग्रेस ही जीतती आई। इसका रीजन भी आप सबको पता है कि और कोई पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जीतेगा कौन, कांग्रेस ही जीतेगी, ठीक है। रीजनल पार्टीज कौन सी होती हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो स्टेट वाइज पार्टीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, रीजनल पार्टी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोएलिशन गवर्नमेंट, वहां बताया था अलायंस या फ्रंट, तो इलेक्शन लड़ने के लिए अलायंस बनाया जाता है। मान लीजिए इलेक्शन हो गए लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ आकर गवर्नमेंट बनाती है यहाँ पे, तो उसे कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लो, व्हेन नो पार्टी गेट क्लियर मेजोरिटी इन इलेक्शन, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज run the government in collaboration with the common program of development is known as what, कोएलिशन गवर्नमेंट। यहाँ पे टू और मोर को पॉलिटिकल पार्टी लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू और उसके बाद मोर लिखा हुआ है, ये टीओ हो गया है यहाँ पे गलती से, इसको हटा दीजिएगा। टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज रन द गवर्नमेंट, दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ आती हैं सरकार चलाने के पर्पज से, ठीक है, इसे ही कहा जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमारे सेंट्रल लेवल पे कोएलिशन गवर्नमेंट 1989 से बनना शुरू हुई और 2014 तक रही, अभी तक बीजेपी आई है, 2014 के बाद वो फुल मेजोरिटी से चल रही है, कोई भी कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे बड़ा कोएलिशन बनाया था, उन्होंने 13 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में सरकार बनाई थी, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा कोएलिशन अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है, ठीक है। ये देखिए एक रीजनल पार्टीज का मैप है, ठीक है। स्टेट वाइज इस मैप को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस स्टेट की है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये पहली ईयर आपको याद रखना है, याद रखिए, नहीं रखना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम जरूर याद रखिएगा, स्टेट वाइज इसका चार्ट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की है, नाम से पता चल रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, ये भी नाम से पता चल जाएगा आपको। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तीनों तो आसान है आपके लिए, जम्मू कश्मीर नाम जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखो कौन से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, जिनमें नाम स्टेट का नहीं है, जैसे राष्ट्रीय लोक दल, राकपा जिसे बोलते हैं, और समाजवादी पार्टी, तो ये दोनों कहाँ की हैं, यूपी की पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद पंजाब की देखिए शिरोमणि अकाली दल, ये पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है।
आम आदमी पार्टी, ये भी पंजाब में है, दिल्ली में भी है, दोनों जगह है, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन नेशनल लोक दल, ये हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इधर आ जाइए, देखिए बिहार में कौन कौन सी है, जनता दल यूनाइटेड है, लोक जनशक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, ठीक है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है। ये सारी सारी पार्टी कहाँ की हैं, बिहार की हैं। वन बाय वन सबको याद रखना है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि एमसीक्यू इससे पूछेगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला स्टेट कौन सा है बेटा, आसाम की पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असोम गोना परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट। ये पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ की हैं, आसाम की हैं। सिक्किम की देखिए, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, तो ये तो आसानी से आप पहचान लोगे सिक्किम वाले। नागा पीपल्स फ्रंट, ये भी आसानी से पहचान लोगे, नागालैंड की है। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, ये भी पहचान लगी आप कि अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। इन पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान रखिएगा अच्छे से। अभी ये सिर्फ नॉर्थ की हुई है, साउथ की भी बाकी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए साउथ वाली कुछ पार्टीज वन बाय वन। सबसे पहले महाराष्ट्र की देखिए बेटा, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, इसका भी कर लेंगे, और शिवसेना, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र की पार्टी है, इस समय गवर्नमेंट यही चला रही है, ठीक है। उसके बाद गोवा की देखिए, गोवा और गोवा फॉरवर्ड पार्टी, ठीक है, और ये है एक और है महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, गोवा की ही है ये, ठीक है। कर्नाटक की पार्टी देखिए, जनता दल सेकुलर, ये कर्नाटक की पार्टी है, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना की पॉलिटिकल पार्टी देखिए, तेलंगाना राष्ट्र समिति और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेदुल मुस्लिमीन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थोड़े से अजीबोगरीब पार्टी है। उसके बाद केरला की देखिए बेटा, केरला कांग्रेस मानी जिसे बोलते हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये दोनों केरला में है। तमिलनाडु की देखिए, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, ये तमिलनाडु में है। और द्रविड़ मुनेत्रा काजगाम, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद पुद्दुचेरी की, पुद्दुचेरी भी आपको पता है ना, यूटी है एक, उसमें भी इलेक्शंस होते हैं, तो वहां पे भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑल इंडिया नेशनल, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ठीक है। और यहाँ पे पटली मक्कल कच्ची, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आपको इसका चार्ट बनाना है बेटा, इसके नाम को लेकर कुछ नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इस पूरे चार्ट को तैयार कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोalition गवर्नमेंट का रोल क्या होता है बेटा इंडियन डेमोक्रेसी में, तो सिंपल सी बात है, कोalition गवर्नमेंट से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। जो स्टेट वाइज पॉलिटिकल पार्टी हैं इनको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और इनकी इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का फेडरेशन मजबूत होता है, ठीक है। कोalition गवर्नमेंट बनती है तो उससे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब वन बाय वन सबके बारे में देख लीजिए एक बार छोटा सा। देखिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कोalition गवर्नमेंट में, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को पावरफुल बनाती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं। कोalition गवर्नमेंट बनने के बाद सरकार को सबकी बात सुननी पड़ती है, हर एरिया की। सेंट्रल गवर्नमेंट को हर एरिया की बात को ध्यान में रखना पड़ता है, जितनी भी छोटी मोटी रीजनल पार्टीज हैं उन सबको देखना पड़ता है उनको, ठीक है। तो कोalition गवर्नमेंट का ये बेनिफिट है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक के नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। सभी लोग यहाँ तक पूरा नोट्स कंप्लीट कर लीजिए।